हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर प्रमोद पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर प्रमोद पांडे में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो जब कभी भी हम लोग दोस्तों इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करते हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि सर हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फॉर्मेट क्या होंगे, कितना आएगा, क्या आएगा। तो देखो दोस्तों, इनकम फ्रॉम सैलरी में जो सबसे कंफ्यूज करने वाला डाउट होता है, जो बहुत बार मुझसे बच्चों ने पूछा है, और ये बहुत ही हॉट फेवरेट डाउट है बच्चों का, तो वो होता है तो सर अलावेंस और परक्विजिट के बीच में फर्क क्या होता है। बच्चों का क्या डाउट होता है कि सर अलावेंस क्या होता है, परक्विजिट क्या होता है। तो ये जो आज का टॉपिक है ना दोस्तों, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके बाद जो भी फॉर्मेट वगैरह हम सब करते जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों अलावेंस की, तो अलावेंस क्या होता है। Allowance is a fixed deposit amount of money paid regularly by an employer to meet specific expenses. जनरली जो अलाउंस होता है दोस्तों वो कैश में पे होता है। और ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, आप अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस कर रहे हो तो उसको कवर करने के लिए अलाउंस दिया जाता है। समटाइम अलाउंस आर फुल्ली टैक्सेबल, समटाइम दे आर पार्टली टैक्सेबल। बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा पूरा एग्जाम भी हो जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ अलावेंसेस की, तो आपके पास कौन कौन से अलावेंसेस होते हैं दोस्तों। तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा, आपको डीएनएस अलाउंस मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल जाएगा। ये सारे जो अलाउंस होते हैं ना दोस्तों, ये सारे सारे अलाउंसेस क्या होते हैं, या तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाते हैं, या तो पार्शली टैक्सेबल हो जाते हैं, या तो फुल्ली एग्जाम्ड हो जाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपको कितना अमाउंट मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है। ठीक है। और अगर वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों परक्विजिट्स की, तो परक्विजिट्स वो होते हैं जो आपको कैश में नहीं मिलते, वो आपके एडिशनल बेनिफिट है। आप समझो, परक्विजिट जो होता है ना दोस्तों, वो आपके लाइफस्टाइल को कंफर्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अलावेंस जो होता है वो बिजनेस के एक्सपेंस को कवर करने के लिए दिया जाता है। तो अगर मैं परक्विजिट्स की बात करूं तो परक्विजिट्स आर इन एडिशन टू सैलरी, यूजुअली प्रोवाइडेड इन काइंड। इन काइंड का मतलब होता है कैश में नहीं होता, वो आपको कैश को छोड़ के बाकी किसी भी तरीके से दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल आपको कंपनी ने कार प्रोवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल आपको इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, या फिर आपको कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। तो ये होते हैं, ये परक्विजिट्स होते हैं। पहले आप ये समझ लो दोस्तों, जो अलावेंसेज होते हैं वो बिजनेस पर्पज के लिए होते हैं, वो जनरली कैश में होते हैं। और जो परक्विजिट्स होते हैं ना दोस्तों, वो आपकी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए होते हैं, और इन एडिशन टू सैलरी होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसे परक्विजिट टैक्सेबल होता है या नहीं होता। तो परक्विजिट टैक्सेबल भी हो सकता है, नॉन टैक्सेबल भी हो सकता है, और बहुत ही स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को मिलता है, तो उसके लिए अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं परक्विजिट्स के। सो नाउ आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग कि आपको ये डाउट, जो प्राइमरी डाउट होता है बच्चों के बीच में, जैसे अलावेंस एंड परक्विजिट के बीच का फर्क बताओ, ये मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया दोस्तों। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। सर, आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में दोस्तों हम तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज हाउस रेंट अलाउंस, सेकंड इज वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, एंड द थर्ड वन इज रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। सर, तीनों में क्या फर्क है मैं आपको सब बताऊंगा। एक बार हमको टॉपिक स्टार्ट करने दीजिए। वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर फर्स्ट पार्ट इन इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होता है, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी इन्वॉल्व्स टोटलिंग ऑल कंपोनेंट, दैट इज अ बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, बोनसेस, allowances, perquisites to determine the gross salary, then subtracting exempt allowances and deductions. अभी डिडक्शन में आपके पास तीन डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन है, प्रोफेशनल टैक्स है, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो दोस्तों, तो आपके लिए इंटरटेनमेंट अलाउंस का भी डिडक्शन अवेलेबल रहेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा एक फुल फ्लेज फॉर्मेट है इनकम फ्रॉम सैलरी का। इसके बियॉन्ड दोस्तों आपको और कुछ नहीं मिलेगा। आपको जितनी भी चीजें देखनी है वो यहीं पे मिल जाएंगी। एक बार खाली हम लोग फॉर्मेट रीड करेंगे, फिर हम लोग आगे गो थ्रू करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया गया है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का अमाउंट आप लिखोगे, उसके नीचे आएगा फीस और कमीशन। देन यू विल गेट बोनस, बोनस के बाद आएगा डियरनेस अलावेंस, डियरनेस अलावेंस के बाद आएगा आपका हाउस रेंट अलावेंस, फिर चिल्ड्रन अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, entertainment allowance, conveyance allowance, overtime allowance, rent-free accommodation, value of use of motor car, provision of services of watchman, personal assistant, gardeners, keeper, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर। देख रहे हो दोस्तों, ये सब परक्विजिट्स है। आपकी लाइफस्टाइल को अच्छे करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा है। इंटरेस्ट फ्री कंसिस्टेंट लोन,
उसके बाद लीव ट्रैवल कंसेशन, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव इन कैशमेंट, वॉलंटियर रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, और फिर आपको मिल जाएगा आपका टोटल सैलरी, जिसको हम बोलेंगे टोटल ग्रॉस सैलरी। उसमें से आप माइनस करो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ओल्ड सिलेबस के हिसाब से दोस्तों 50,000 का डिडक्शन आपको मिलेगा, और अगर अगर आप न्यू सिलेबस देखना चाह रहे हो तो न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस दोस्तों आपको 5,000 रुपये माइनस करने मिलता है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। अदरवाइज आपको प्रोफेशनल टैक्स जो है वो तो माइनस करने मिलता ही है 2,500 रुपये का। अगर क्वेश्चन में दोस्तों 2,500 से कम का प्रोफेशनल टैक्स दिया है तो आप वही माइनस करोगे। 2,500 जो होती है दोस्तों वो स्टैट्यूटरी लिमिट है, उससे ज्यादा का आप माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपको मिल जाएगा आपका नेट सैलरी, जो कि होगा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग, फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। ये पूरे फॉर्मेट में दोस्तों आपको क्या ऐड करना है वो आप याद मत रखो, आपको क्या माइनस करना है वो याद रखो, तो आपको फॉर्मेट इजीली समझेगा। क्यों दोस्तों मालूम है? क्योंकि आपको दोनों में से एक ही याद रखना है, या तो आप कितना ऐड करना है वो याद रखोगे, या तो आपको कितना माइनस करना है वो याद रखोगे। तो मैं जनरली स्टूडेंट है तो मैं यही याद रखता हूँ भाई मेरे को माइनस क्या क्या करना है। एक बार मुझे ये पता चल गया ना कि माइनस क्या क्या होगा, तो ऐड जो करना है वो तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ना। समझ रहे हैं आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों बढ़ रहे हैं अपने पहले कंसेप्ट की तरफ, हाउस रेंट अलाउंस। दोस्तों जनरली क्या होता है कि जब कभी भी आप किसी भी एमएनसी को ज्वाइन करते हो, किसी भी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करते हो, और अगर आपका घर वहां से काफी लंबा है, तो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड करती है फैक्ट्री के या फिर कंपनी के नियर बाय वाले एरिया में रहने के लिए, जिसके बदले में आपको रेंट फ्री अकोमोडेट हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। जो कि इसका मतलब क्या होता है, जो आप रेंट पे करते हो दोस्तों, जहाँ पे आप रहते हो उसका जो आप रेंट पे करते हो, उसके बदले में कंपनी आपको पैसे दे रही है वहां पे रहने के, जो कि आपके एग्रीमेंट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो और आपको कंपनी कितना पे करिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल दोस्तों, कि सपोज टू बी आई स्टे इन नाला सुपारा। अगर मैं नाला सुपारा में रह रहा हूँ तो मुझे मेरी कंपनी सपोज टू बी हर महीने 15,000 का एचआरए दे रही है। अब मेरा अगर यहाँ का रेंट 10,000 रुपया, तो कहने से वो जो 5,000 रुपीज है वो मेरे को एक्सेस मिल रहा है, तो उसके ऊपर मुझे टैक्स लगेगा। ठीक, कहने से अगर मेरा यहाँ का रेंट 20,000 तो 5,000 रुपीज कम मिल रहा है, कम मिल रहा है तो पूरा एग्जाम हो जाएगा, फिर उसके ऊपर कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। तो आप लॉजिक समझो, अगर एचआर आपको ज्यादा मिल रहा है तो टैक्सेबल होगा, अगर एचआर आपको इक्वल मिल रहा है तो भी एग्जाम होगा, अगर एचआर आपको कम मिल रहा है दोस्तों, अगर एचआर आपको कम मिल रहा है दोस्तों, तो फिर आपको कुछ भी लेने देने तो भी आपको कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, आपको कुछ भी उससे टेंशन लेना नहीं है। तो देखो एचआर कंप्यूट करने का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। सबसे पहले एचआर एक्चुअली रिसीव, सेकेंड कंडीशन है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी ऑफ द रिलेवेंट पीरियड। थर्ड है दोस्तों 50% ऑफ सैलरी कब, इफ अकोमोडेशन इज लोकेटेड इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई में अगर आप रह रहे हो तो 50% अकोमोडेशन अलाउड रहेगा। अगर आप कहीं और रह रहे हो तो फिर 40% अकोमोडेशन अलाउड रहेगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नोट विच एवर इज लोअर विल बी एग्जाम्प्ट। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा ना दोस्तों, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उतना आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसका पूरा पूरा सम रखा है दोस्तों, जरा भी टेंशन मत लेना, हाउस रेंट अलाउंस अच्छे से करके जाएंगे हम एग्जाम में। फिर है वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम। अगर मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम की बात करूँ तो उसके भी 4 कंडीशन है दोस्तों। सबसे पहला कंडीशन क्या है, एक्चुअल अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ है वो। उसके बाद आपको 5 लाख रुपए तक आपका एग्जाम होता है दोस्तों। उसके बाद बोला 3 मंथ सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। उसके बाद बोला दोस्तों लास्ट ऑन सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विसेज। आपका जो भी लास्ट ऑन सैलरी है और आपका जितने साल का करियर बचा हुआ है वो अपन इसमें कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन द सेम कंडीशन, चारों में से जो सबसे लोवेस्ट रहेगा दोस्तों वो हम क्या कर देंगे, एग्जाम कर देंगे। वो हम क्या कर देंगे दोस्तों, एग्जाम कर देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ₹5 लाख, 15 days of average pay into completed year of service and part therein exchange of 6 months। अगर आप 6 महीने से ज्यादा कहीं पे काम करो तो राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप 15 ईयर्स और 6 मंथ काम करो तो 15 ईयर्स और वो 16 ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन द सेम कंडीशन, विच एवर इज लोअर विल बी एग्जाम। ठीक है दोस्तों, आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग कि अभी तक की जितनी भी चीजें हमने की है सारी चीजें आपको समझ में आई है, कंडीशन आपको समझ में आया है, आपको अलाउंस एंड परक्विजिट के बीच का फर्क समझ में आ गया, आपको फॉर्मेट समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तीनों कंसेप्ट के ऊपर आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा सकूं, ताकि जब कभी भी आप एग्जाम में बैठो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तो आपको ये कंसेप्ट काफी अच्छे से समझ में आए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले एचआरए का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जन्नत लिमिटेड पेड ₹25,000 एचआरए, ₹25,000 to its employees Ramu Kaka. The basic salary of Ramu Kaka is 40,000. अभी ये है ना क्वेश्चन में पेड, ये ऐसा होगा कुछ। Jannat Limited paid HRA ₹25,000 to its employee Ramu Kaka. The basic salary of Ramu Kaka is ₹40,000. रामू काका को 40,000 रुपए बेसिक सैलरी मिली है एंड डीएनएस अलाउंस रिसीव्स ₹15,000. मिस्टर रामू काका स्टेज इन चर्नी रोड. ओ माय गॉड, मुंबई में रहता है चर्नी रोड में. विथ इन रेंटल प्रीमाइसेस. रेंट इज ₹30,000 पर मंथ. कंप्यूट द एचआरए अमाउंट विच इज टैक्सेबल टू मिस्टर रामू काका. चलो दोस्तों, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते. फटाफट बोलिएगा, क्या लग रहा है आपको? करें? चलिए करते हैं. अब हम लोग एनुअल कैलकुलेशन निकाल रहे हैं दोस्तों, तो आपको इतना याद रहना चाहिए. अब इनको एचआरए कितना मिल रहा है दोस्तों? 25,000 मिल रहा है. ठीक है दोस्तों. और ये जो एचआरए उनको 25,000 मिल रहा है, तो इससे 12 महीने के लिए मिलेगा. तो 25,000 इंटू 12 कहने से दोस्तों ये आ जाएगा आपका 3,00,000 रुपीज. कोई दिक्कत दोस्तों? क्लियर है? रेंट पेड, आप कितना रेंट पे कर रहे हो दोस्तों? रामू का स्टेज इन चर्नी रोड विद इन रेंटल प्रीमाइसेस. 30,000 पर मंथ का आप रेंट पे कर रहे हो दोस्तों. माइनस 10% ऑफ सैलरी. 10% ऑफ सैलरी दोस्तों आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा. रामू काका की बेसिक सैलरी कितनी है दोस्तों? 40,000 प्लस डीएनएस अलाउंस कितना मिल रहा है दोस्तों रामू काका को? रामू काका को डीएनएस अलाउंस मिल रहा है 15,000. ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं. तो ये जो टोटल हो गया, अभी यहाँ पे है ना दोस्तों, मैं 12 महीने का कंप्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊपर साथ में कंप्यूट कर लूंगा. चलो, तो ये हो गया आपका कितना दोस्तों? 55,000. ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं. तो 55,000 का 10% दोस्तों, तो ये आएगा 5,500. तो आपको 30,000 आप हर महीने रेंट देते हो. 55,000 आपको 5,500 रुपीज आपको जो सैलरी का 10% वो माइनस होगा दोस्तों. इंटू 12 कर देंगे. 30,000 माइनस 5,500 इंटू 12. तो दोस्तों आपका अमाउंट आ रहा है 2,94,000. बहुत सही है. नेक्स्ट क्या बोला है दोस्तों? 50% ऑफ सैलरी. तो आपका सैलरी 55,000 है दोस्तों. तो 55,000 इंटू 50%. और ये हमको कितने महीने के लिए चाहिए दोस्तों? ये हमको चाहिए 12 महीने के लिए. ठीक है दोस्तों, चलो आ जाओ देखते कितना आ रहा है. तो आ गया आपका 3,30,000. ठीक है दोस्तों, अब आप मेरी बात एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा. यहाँ पे यहाँ पे आपको एचआरए मिल कितना रहा है? 3,00,000. देखो मैं वापस से एक बार आपके लिए एचआरए कंडीशन पे आ रहा हूँ, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना. एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड और 50% ऑफ सैलरी. विच एवर इज लोअर विल बी एग्जाम दोस्तों. तो यहाँ पे देखो, आ जाओ आप. तो आपको मिला कितना है? 3,00,000 मिला है. आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 2,94,000 है. और 50% ऑफ सैलरी 3,30,000 का हम लोग आधा कर लेंगे तो 1,65,000 आएगा. सॉरी, ये ऑलरेडी हाफ है, 50% है, तो ये 3,30,000 आया. तो दोस्तों आपका एग्जाम अमाउंट कितना होगा बोलो? विच एवर इज लोअर विल बी एग्जाम. तो इसमें लोअर अमाउंट कितना है दोस्तों? 2,94,000. देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट आपको मिला कितना है दोस्तों? 3,00,000 मिला. 3,00,000 में से 2,94,000 आप माइनस कर दो, तो आपका 6,000 रुपीज विल बी द टैक्सेबल अमाउंट.
क्या इसे समझा दोस्तों आप लोगों को? आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग कि आपको एचआरए का ये जो पहला क्वेश्चन है समझ में आ गया है दोस्तों। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को भी इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एचआरए के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमुखी लिमिटेड ऑफर्स मिस श्रीशा amount of rupees 1 lakh as a salary which includes rupees 80,000 basic salary and 20,000 rupees bonus allowance. She received HRA 22,500 per month. She received incentives and commission rupees 25,000 and rupees 40,000 respectively. You as an expert advisor compute HRA taxable amount. The monthly rent paid by Mr. Shaw is rupees 20,000 rupees. ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। वीडियो में यहीं पे पॉज कीजिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, देखिए आपको समझ में आता है या नहीं आता। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड कितना है दोस्तों, क्वेश्चन में देखो। तो अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड जो उनको मिल रहा है वो 22,500 मिल रहा है एचआरए का। तो 22,500 इंटू 12 मंथ कितना हो रहा है दोस्तों? चलो करके देखते हैं, कैलकुलेटर रेडी रखिए आप। 500 इंटू 12 मंथ, यस दोस्तों 2,70,000 है। आ जाइए दोस्तों यहाँ पे। रेंट पेड बेसिक सैलरी कितनी है? क्या ऐसे बेसिक सैलरी 80,000 है दोस्तों, प्लस डीएनएस अलाउंस कितना दोस्तों? डीएनएस अलाउंस 20,000 है दोस्तों। टोटल कितना होगा दोस्तों? टोटल हो गया 1 लाख दोस्तों। अगेन एज आई टोल्ड यू, हम यहाँ पे 12 मंथ नहीं लेंगे। आ जाओ। तो रेंट पेड आपका कितना था दोस्तों? आपने रेंट पे किया है 20,000 रुपीज माइनस 1 लाख का 10%, 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12 महीने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 1,20,000। बढ़िया। 50% ऑफ सैलरी दोस्तों, तो 1 लाख का 50% कहने से 50,000 होगा दोस्तों। 1 लाख इंटू 50% इंटू 12 कितना है दोस्तों? कहने से 6 लाख आएगा। नहीं, कितना आएगा? 1 लाख का 50% 6 लाख आएगा ना दोस्तों। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। एग्जाम्प्ट अमाउंट क्या है दोस्तों? विच एवर इज लोअर। अब जो लोअर अमाउंट है 1,20,000 और इनको एचआरए मिला कितना है दोस्तों? 2,70,000 मिला है। तो इनके लिए टैक्सेबल कितना होगा दोस्तों? 1,50,000। आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग दोस्तों कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगर आपको कोई दिक्कत रहेगी फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, देखो अगर आपको किसी भी समय कोई डाउट आता है ना दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट टाइप कर सकते हो एंड आई विल बी एब्सोल्युटली रिप्लाई यू ऑन दैट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे बोला है मिसेस ईशा। अभी ये जो ईशा है एम्प्लॉय है कोलगेट लिमिटेड की। शी रिसीव्ड कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ ₹55,000। शी स्टेज इन मुंबई, बोरीवली में रहती है। पेड रेंट ऑफ 28,000 पर मंथ। HRA received from company 25,000 per month. Compute her exempt amount of HRA. Could your answer will be different if she received HRA of rupees 17,000? कुछ नहीं है दोस्तों, 2 बार कैलकुलेशन करना। चलो आ जाओ। एक बार कैलकुलेशन 25,000 से करोगे इंटू 12, और एक बार कैलकुलेशन आप 17,000 से करोगे। चलिए फटाफट करते हैं दोस्तों, सब में कोई दम नहीं है। 25,000 इंटू 12 किया आपने तो आपका 3 लाख रुपीज। मैं ये दोनों दोस्तों साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ ताकि सम फटाक से हो जाए और आपको जल्दी समझ में आ जाए। क्या आ गया दोस्तों? 2,04,000। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट उसको कंसोलिडेटेड रेंट अमाउंट मिल रहा है। सॉरी, रेंट वो कंसोलिडेटेड पे कर रही है। कितना पे कर रही है? 28,000 पे कर रही है।
तो 28,000 माइनस 5,500 इंटू 12। यहाँ पे भी दोस्तों 28,000 माइनस 5,500 इंटू 12। आ जाओ दोस्तों, करके देखते हैं एक बार कितना आ रहा है अमाउंट। चलिए, 28,000 माइनस 5,500 इंटू 12, 2,70,000 अमाउंट है दोस्तों पहले वाले का। क्या ऐसे ये सेम अमाउंट दोस्तों यहाँ पे भी आएगा? 50% ऑफ सैलरी दोस्तों, सैलरी तो सेम ही है दोनों की, ठीक है। 55,000 आ रही है महीने की सैलरी, 55,000 इंटू 50%, 12 महीने के लिए ले लो दोस्तों। यही सेम यहाँ पे भी आएगा दोस्तों। अमाउंट निकालो दोस्तों। इंटू 50% इंटू 12, 3,30,000। अब दोस्तों पहले वाले की केस में एग्जाम अमाउंट कितना आएगा बोलो? पहले वाले केस में दोस्तों एग्जाम अमाउंट आएगा 2,70,000। और उनको टैक्सेबल कितना होगा दोस्तों? उनको टैक्सेबल होगा क्या ना, इसे 30,000, 3 लाख में से 2,70,000 माइनस कर दोगे तो आप। दूसरे वाले केस में दोस्तों एग्जाम अमाउंट कितना आएगा बोलो? क्या ना, इसे 2,04,000। और यहाँ पे दोस्तों टैक्सेबल कितना होगा दोस्तों? तो टैक्सेबल हो जाएगा नील। आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग दोस्तों कि आपको मैंने एचआरए के जो क्वेश्चंस कराए हैं ये आपको समझ में आ रहे हैं। एचआरए के क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट नहीं है दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा जो आप ये वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। वीआरएस का क्वेश्चन दिया है वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम का। वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम में क्या होता है दोस्तों? आप अपनी इच्छानुसार क्या ले लेते हो? रिटायरमेंट ले लेते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। मिस रानी वर्क इन अपनी दुकान लिमिटेड since 2021. Her last 6 months salary is rupees 35,000 per month. Is decided to take VRS. Company paid her rupees 6 lakh as a compensation. Pending years of week of work होगा दोस्तों, sorry. Pending years of work is 7 years. Compute taxable amount under the income tax. चलिए दोस्तों कंप्यूट कर लीजिए फटाफट। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है दोस्तों? चलिए ऐसे आपके सामने की बात है, कंपनी ने उनको 6 लाख रुपए पे किया। कितना एग्जाम होता है दोस्तों? 5 लाख रुपए तक एग्जाम होता है। लास्ट 3 मंथ की सैलरी, 3 मंथ सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। लास्ट 6 मंथ की सैलरी उनकी 35,000 रुपीज पर मंथ था। तो 35,000 इंटू 3 मंथ सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल रहे हैं दोस्तों वो? वर्क इन अपनी दुकान सिंस 2021 और एज अ कंपनसेशन पेंडिंग ईयर्स ऑफ वर्क, ओके। तो इसमें हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये 25-26 चल रहा है दोस्तों, तो उन्होंने 25 तक काम किया है, ठीक है। तो वी आर टेकिंग अजम्पशन कि यहाँ पे एक अजम्पशन ले रहे हैं कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ असेसमेंट ईयर आपका क्या है दोस्तों? 25-26 है। सिंस 2021 से वो आपके पास काम कर रहे हैं।
और आपका 25-26 चल रहा है। कंप्यूट एक्सएमएल अमाउंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिटायरिंग ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अब ये 31 मार्च 2025 तक उन्होंने काम किया, 2021 से काम कर रहे हैं आपके साथ। तो मतलब उन्होंने 4 साल आपके लिए काम किया दोस्तों। Since 2021, तो फर्स्ट चैप्टर 2021 से काम कर रहे हैं वो आपके पास। तो 21 से 22 1 साल, 22 से 23 2 साल, 23 से 24 3 साल, 24 से 25 4 साल। तो 4 साल वो आपके लिए काम किया है। तो आपके पास कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना होगा दोस्तों? 4 साल हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो 35,000 इंटू 3 इंटू 4, तो ये आ गया आपका 4,20,000। लास्ट ऑन सैलरी दोस्तों 35,000 है। और ये कितने साल आपके लिए साथ और काम कर सकते हो? नंबर ऑफ वर्किंग ईयर 7 है। तो 35,000 इंटू 7, 2,45,000। ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे विच एवर इज लोअर विल बी द एग्जाम। तो आपके पास विच एवर इज लोअर में अमाउंट आ रहा है दोस्तों 2,45,000। तो आपके पास टैक्सेबल अमाउंट कितना है दोस्तों? आपको मिल कितना आ रहा है? 6 लाख। आपको 6 लाख मिल रहा है दोस्तों। उसमें से 2,45,000 आपका एग्जाम हो जाएगा। कितना आ रहा है? 3,55,000 आपका टैक्सेबल आ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम का। आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है दोस्तों। 2 मिनट का पॉज लीजिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, और अगर फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर हर्ष वर्क अंडर माई लाइफ लिमिटेड सिंस 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 से वहां पे वो काम कर रहा है। He decided to resign on 30th October 2024। दोस्तों एकदम ध्यान से, 1 अप्रैल 2017 से काम कर रहा है, 30th अक्टूबर 2024 तक काम कर रहा है। मतलब देखिए, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 23-22, 23, 24, तो मतलब 7 साल उन्होंने काम किया है। और 7 साल के साथ में 6 महीना भी काम किया, जैसे कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सॉरी 7 महीना काम किया। 7 साल 7 महीना इन्होंने काम किया आपके लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। 6 महीने से ज्यादा है तो राउंड ऑफ हो जाएगा दोस्तों। देखिए, क्योंकि वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम का आपको कंडीशन में यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या बोला था। 3 months इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड लास्ट ऑन सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। तो ये आपको याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना देखते हैं। ही डिसाइडेड टू रिजाइन 30th October 2024 till July month. His salary is rupees 42,000. After that, he got 10% increment. Compensation amount received by him is rupees 4,80,000. Remaining period of service is 9 months. Compute the taxable VRS for assessment year. अच्छा, मिला कितना दोस्तों? 4,80,000। एग्जाम कितना होता है दोस्तों? 5 लाख तक। 3 मंथ। अब एकदम ध्यान से देखना दोस्तों, एकदम ध्यान से। बंदे की सैलरी 42,000 थी, कब तक थी दोस्तों? इसकी सैलरी 42,000 थी टिल जुलाई मंथ। टिल जुलाई मंथ, एकदम ध्यान से देखो क्या लिखा है। टिल जुलाई मंथ हिज सैलरी वाज रुपीज 42,000। आफ्टर दैट ही गॉट 10% इंक्रीमेंट। जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, यही 3 महीना तो मेरे को चाहिए ना, कहानी में ट्विस्ट क्या समझे आप। तो 42,000 उसकी पहले सैलरी थी, लेकिन अभी उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा उसकी सैलरी? उसकी सैलरी हो जाएगी 46,200 रुपीज। लास्ट 3 मंथ की सैलरी कितनी होगी? 46,200 इंटू 3 दोस्तों,
इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कहने से 7 साल 7 महीने हो रहे थे, 7 साल 7 महीने हो रहे थे दोस्तों। तो अभी आपको क्या देखना है यहाँ पे, जो मैंने आपको बोला था, तो दोस्तों मैं आपको कि आपको यहाँ पे अभी एक चीज समझ में आएगी कि 3 मंथ सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस बोला है। याद रखना यहाँ पे पार्ट पीरियड नहीं बोला है, यहाँ पे वर्डिंग्स क्या दी गई है दोस्तों, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो आपका कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है दोस्तों, 7 साल है। टोटल 7 साल 7 महीना है, लेकिन आपका कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है दोस्तों, 7 साल है। तो मल्टीप्लाई बाय आप 7 करोगे दोस्तों। अभी देखो यहाँ पे है ना, मैं एक कंसेप्ट आपको और बताना चाहता हूँ। एक बार ये सम हमारा खत्म हो जाए तो वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम के लिए एक कंसेप्ट और है दोस्तों, वो मुझे आपको बताना है। ठीक है, 46,200 इंटू 3 इंटू 7, तो यह है 9,70,200। लास्ट ऑन सैलरी दोस्तों 46,200 ही रहेगी, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग मंथ कितना है, 9 मंथ ही है, कर लीजिए। तो अगर मैं 46,200 इंटू 9 मंथ करूँ तो 4,15,800। तो यहाँ पे दोस्तों आपका एग्जाम अमाउंट कितना आएगा, विच एवर इज लोअर, तीनों में सबसे लोअर मुझे एक ही अमाउंट दिख रहा है, 4,80,000 का। और वही अमाउंट आपको मिला ही है दोस्तों, तो आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा नील। अब है ना दोस्तों, मुझे आपको एक चीजें हैं वो बता देता हूँ मैं आपको, मतलब आपके नॉलेज पर्पज के लिए काम में आएगी। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों, अगर मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम की बात करूँ, तो वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम ना दोस्तों सिर्फ उनके लिए ही अप्लीकेबल होता है जो या तो 10 साल किसी कंपनी को सर्व कर चुके हैं, या फिर जो 40 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं। मतलब सिर्फ दोनों कंपलसरी है नहीं, दोनों में ऑप्शन है। अगर आपकी उम्र 38 ईयर्स है, लेकिन आपने एक ही ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल काम करके दिया है, तो आप वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम के लिए जा सकते हैं। या फिर आपकी उम्र 41 ईयर्स है, लेकिन आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में 6 साल ही काम किया, 5 साल ही काम किया, ठीक है, तो भी आप वीआरएस में जा सकते हो। मतलब इसकी कंडीशन क्या है दोस्तों, या तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल काम किए हो, या फिर आपकी उम्र 40 साल है। अगर ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल करते हो, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी आप फुलफिल करते हो, तो आप वीआरएस के लिए जा सकते हो। अदरवाइज आप वीआरएस के लिए नहीं जा सकते। तो ये वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आप याद रखिएगा। सर वीआरएस हमेशा ले सकते हैं, वीआरएस याद रखना लाइफ में एक ही बार ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बार बार वीआरएस नहीं ले सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीआरएस की कंडीशन भी हमने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, चलो देखते हैं, खत्म करते हैं फटाफट। ईशा लिमिटेड work under Rupal Pharmaceuticals company. She got employed on 10th October 2023 on salary of rupees 7,000. On 30th March 2025, she resigns from the job because of marriage. Compensation received 2,30,000. Number of month remaining 11 month. Her salary is increased by 50% in the month of February. करे अच्छा, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड कितना है दोस्तों, 2,30,000 है। मैक्सिमम एग्जाम कितना है दोस्तों, 5 लाख है। 3 मंथ की सैलरी मिल रही है उसको, 3 मंथ की सैलरी। आ जाओ 3 मंथ की सैलरी में। जनवरी की सैलरी कितनी थी दोस्तों उसकी, देखो फरवरी से सैलरी इंक्रीज हो रही है ना, तो वो जब एम्प्लॉयड हुई थी 10 अक्टूबर को, तो उसकी सैलरी थी 7,000 रुपया। ऑन 7,000 रुपये हर महीने मिल रही थी उसको, प्लस ठीक है, ऑन 31st March 2025 शी रिजाइन्स फ्रॉम जॉब बिकॉज ऑफ मैरिज कंपनसेशन। कंपनसेशन रिसीव 2,30,000 हो गया है। Number of months remaining 11 month. Her salary is increased by 50% in the month of February. ये हो जाएगा 10,500 प्लस 10,500। तो इनकी 3 महीने की सैलरी कितनी होगी दोस्तों, 10 10 20 21,000, 21,700 28,000। तो यहाँ पे आ गया आपका 28,000 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 2023 में काम पे लगी थी, तो मतलब 23-24 हो गया, और 24-25 हो गया, मतलब एक्चुअली में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एक ही है दोस्तों।
ठीक है। 23-24 का 1 साल हो गया, अक्टूबर में ज्वाइन हुई थी। 23-24 एक असेसमेंट ईयर हुआ, 24-25 दूसरा असेसमेंट ईयर हुआ, और दूसरे असेसमेंट ईयर में ये रिटायर हो रही है। ये आ गया आपका 56,000 रुपीज। लास्ट ऑन सैलरी विल बी 10,500 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितना बाकी है इनके, 11 मंथ। कितना आ रहा है दोस्तों, कर लीजिए, 10,500, 1,15,500। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जो है दोस्तों, ये सिर्फ, अभी देखिए, ये जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है ना, ये अगर मैं असेसमेंट ईयर के हिसाब से जाऊँ तो 2 साल हो रहा है दोस्तों। लेकिन अगर मैं सिर्फ ईयर टू ईयर जाऊँ, इसके हिसाब से इनका सैलरी इंक्रीमेंट बनता है, सैलरी चलता है, उसके हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। 10 अक्टूबर को ये ज्वाइन हुई थी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 2024 तक इनका 6 मंथ हुआ था। ये आएगा आपका 1 ईयर एंड 6 मंथ। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये एक ही आ जाएगा ना, और ये 28,000 ही आएगा, बिकॉज कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना है ना दोस्तों। अब आगे देखते हैं। Therefore, exempt amount will be 28,000 only. और टैक्सेबल कितना हो जाएगा दोस्तों, इज 2,02,000। आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग कि यहाँ तक की जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। देखो दोस्तों, अगर आप अकेडमिक ईयर से हिसाब से जाओगे, असेसमेंट ईयर के हिसाब से, तो 2 साल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने ज्वाइनिंग ईयर देखना है। ज्वाइनिंग ईयर के हिसाब से दोस्तों 1 साल 6 महीना हो रहा है। लेकिन हमको जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें खाली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लिखना रहता है, तो इसके लिए हमने 1 साल ही लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं ये भी। मिस्टर अभिषेक को मिस्टर अभिषेक एंड कंपनी होगा दोस्तों, एंड नहीं है ये, एंड कंपनी retrenchment 46 employees among 100 employees. Mr. Rahul, who was the employee of Abhishek and Company, he got retrenchment and receives rupees 3,60,000 at retrenchment as compensation this month. This नहीं है दोस्तों, ही जाएगा। तो इसके पहले हम ये देखते हैं कॉम्पेंसेशन कितना मिला है। 3,60,000 का कॉम्पेंसेशन मिला। His monthly salary was 42,000 and here is joined। ये दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है। आ जाओ ऊपर आ जाओ, रिट्रेंचमेंट की कंडीशन में आ जाओ। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, उसके बाद ₹5 लाख। कंडीशन दोस्तों एचआरए वाली कॉपी हो गई थी वहाँ पे, और कोई गड़बड़ नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हो जाता है ऐसे कभी कभी, इतने सारे कंटेंट बनाते रहते हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ छोटी मोटी गड़बड़ होती रहती है। इतना ध्यान मत दीजिए आप यहाँ पर, जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो आपको बताई जाएंगी। ये आएगा दोस्तों, एक बार देख लें। 15 days एवरेज पे into completed year of service and fired there in exchange of 6 months। तीसरा कंडीशन क्या था दोस्तों, ₹5 लाख।
बढ़िया है। एक बार आगे देख लेते हैं। वीआरएस के जो कंडीशन थे चार होते बराबर थे ना, 3 मंथ सैलरी, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, लास्ट मंथ सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। वीआरएस के बराबर थे दोस्तों, यहीं पे कर दूंगा। चलो कोई बात नहीं। तो आपका मैक्सिमम एग्जाम कितना है दोस्तों? 5 लाख एग्जाम है। बढ़िया। 15 डेज एवरेज पे इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब ये कितने साल की सर्विस कंप्लीट कर रहा है राहुल? उसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था 1 अक्टूबर 2017 में। 1 अक्टूबर 2017 में। तो दोस्तों अब कर लेते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है दोस्तों, 6 महीना यहाँ पे हो गया। और ये रिटायर के भी हो रहा है दोस्तों। रिटेचमेंट डेट वाज 1 दिसंबर 2024। तो ये 1 दिसंबर को रिटायर हो रहा है दोस्तों। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे 3 महीना, तो 2017 में 3, देखो 17 में 3 महीना हो रहा है, प्लस 18 में 12 महीना, 19 में 12 महीना, 20 में 12 महीना, 21 में 12 महीना, 22 में 12 महीना, 23 में 12 महीना, 24 में 11 महीना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो कितने साल के लिए काम कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ईयर्स 2 मंथ होएगा। तो ये आ जाएगा आपका 7 ईयर्स, 15 डेज सैलरी, 15 डेज एवरेज पे, मतलब इसकी सैलरी कितनी है? 42,000। 42,000 एक महीने की, तो 21,000 इंटू 7 ईयर्स एंड 2 मंथ हो रहे थे, तो 7 ईयर्स कितना आ रहा है दोस्तों? 21,000 इंटू 7 मंथ, 1,47,000। देयरफॉर दोस्तों एग्जाम अमाउंट कितना हो जाएगा आपके लिए? एग्जाम अमाउंट विल बी रुपीज 1,47,000 एंड टैक्सेबल अमाउंट विल बी, आपको 3,60,000 मिला है दोस्तों, माइनस 3,60,000, 2,13,000 रुपीज विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग दोस्तों कि आज के लेक्चर में हमने जो 3 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन किए हैं, आपको समझ में आए रहेंगे। आपको एचआरएस समझ गया रहेगा, आपको वीआरएस समझ गया रहेगा, वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम, आपको रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन स्कीम भी दोस्तों समझ गया रहेगा। ठीक है, इन तीनों में आपको कोई भी दिक्कत रहेगी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, एंड इफ यू हैव माई नंबर ऑलरेडी यू कैन कॉल मी ऑन दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके पढ़ते रहिए, बिकॉज लर्निंग विल ऑलवेज गिव यू रिटर्न। सो शेयरिंग इज केयरिंग दोस्तों। आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। और अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।